हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक नई सीरीज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड रेनेसे एंड फी का मॉडल जो हम आज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडल इज गिवन बाय जॉन सी एच फी एंड गॉस्तव रेनेसे इन 1964। ये सरप्लस मैन पावर का मॉडल है बेस्ड ऑन लुइस मॉडल ऑफ ग्रोथ। ड्यूल इकॉनमी इसमें रिप्रेजेंट की गई है जिसमें टू सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेडिशनल सेक्टर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉडर्न सेक्टर कहा गया है। द ग्रोथ पाथ इज सेम एज लुइस, ट्रांजिशन ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, देन मॉडल रिवाइज्ड वर्जन है लुइस मॉडल का। क्या क्या रिवाइज्ड है? फोकस ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बोथ दी सेक्टर्स। जो हमारा लुइस मॉडल है ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पर डिपेंड है, बट इसमें बोथ सेक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंशिएट किया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिडंडेंट लेबर को। इसमें फोकस किया गया है इंट्रा सेक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। क्या किया गया है? 3 मेन एरिया है हमारे फोकस। देन जो हमारा फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बोथ दी सेक्टर्स। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विद द टाइम एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो करे। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर साइमल्टेनियसली बैलेंसडली ग्रोथ करते हैं इन द ग्रोथ प्रोसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर फूड और रॉ मटेरियल दोनों प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर लैग्स बिहाइंड रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। मॉडर्न सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें वेजेस हैं जो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? न्यू क्लासिकल मैनर से। मार्जिनल प्रोडक्ट से हमारे वेजेस निर्धारित किए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे इनिशियल स्टेजेस पर होते हैं वेजेस हैं जो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सच एज कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। फिर हमारा सेकंड है डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड एंड रिडंडेंट लेबर। जो हमारा एमपीएल जब जीरो होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जब जीरो है, उसको रिडंडेंट लेबर कहा गया है। अगर हमारा एमपीएल इज लेस देन एपीएल, कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का वो कम है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है मॉडल में। रिडंडेंट लेबर के कारण एमपीएल जीरो होने के कारण मॉडर्न सेक्टर है जो फेसेस करता है हॉरिजॉन्टल सप्लाई ऑफ लेबर। जब ये हमारा रिडंडेंट लेबर खत्म हो जाती है तब जो मॉडर्न सेक्टर है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर फेसेस करता है। अपवर्ड स्लोपिंग में सप्लाई कर्व में जो लेबर है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है उससे एक्सट्रैक्ट होगी। उसका जो एमपीएल है वो पॉजिटिव है, इसलिए अगर उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया जाएगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी एमपीएल पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव है। चाहे वो हमारा एपीएल से कम है बट पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन थर्ड है हमारा इंट्रा सेक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जब हम एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं हमारी लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्रॉम दी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर शॉर्टेज होगी। इससे क्या होगा? वेजेस राइज होंगे, देन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स राइज होंगे। वेजेस राइज होने से क्या होगा? कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर। इसको मैच्योरिटी कहा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसमें क्या होगा? जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था कि वेजेस हमारे किस पर डिटरमाइन थे? कल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। अब हमारे वेजेस क्या होंगे? डिसाइडेड in the new classical manner, that is by the marginal product. So मॉडल में क्या है कि दोनों सेक्टर इक्वली ग्रो करेंगे। देन अगर जब तक हमारे पास रिडंडेंट लेबर है तब तक हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होगी लेबर की। अगर रिडंडेंट लेबर खत्म हो गया तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारी अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। देन विद द टाइम शॉर्टेज हो जाएगी लेबर की इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी कमर्शलाइज हो जाएगा। देन
What does the Rennes and Phi model primarily focus on? Answer is C. Labor allocation between the sectors. In the Rennes and Phi model, the economy is divided into two main sectors, that is C. Traditional and modern sector. According to Rennes and Phi model, what drives economic growth in the developing economies? Answer is C. The labor migration from traditional to modern sector. What is the key assumption of the Renaissance Phi model regarding the labor supply? Answer is A. Labor is perfectly mobile between the sectors. In context of Renaissance Phi model, what happens when the labor moves from traditional to the modern sector? Answer is C. Economic growth accelerate. The Renaissance Phi model emphasizes the importance of which of the following process of economic development? Answer is A. Urbanization. Which of the following is a limitation of Renaissance 5 model? Answer is D. All of the above. It lacks an empirical support. It assumes perfect competition. It ignores the government policies. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.